यहाँ तक पहुंचने के लिए पूरी हिस्ट्री को बहुत टाइम लगा। अगर अपन बात करें तो हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तीन पार्ट्स आपके एंशिएंट, मेडाइवल और, ठीक है। यहां पर अपन बात करते हैं अर्ली मैन वगैरह की, ठीक है। मेडाइवल हिस्ट्री में आप बात करते हैं करीबन 600 BC से लेकर 1857 तक, ठीक है। और 1857 से लेके टिल डेट तक ये आपकी कौन सी हो जाती है, मॉडर्न, ठीक है। अब अपन को जो पीरियड पढ़ना है, अभी की जो हिस्ट्री में जो अपन पीरियड पढ़ रहा है वो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आके लगभग हिस्ट्री जो है यहाँ पर तुम्हारी मेडाइवल खत्म होना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें क्या होता है, 600 BC में आपने क्या पढ़ लिया, आर्यंस पढ़ ली, ठीक है। आर्यंस के बाद आपने वैदिक काल पढ़ लिया, वैदिक काल के बाद महाभारत, रामायण, द्वापर युग, ये सारी इनमें जितनी भी घटनाएं हैं वो पढ़ ली आपने। कनिष्क पढ़ लिया आपने, अशोका पढ़ लिया, ठीक है। महाजनपद पढ़ लिया आपने इससे पहले। उसके बाद आपने क्या पढ़ लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ ली, ठीक है। मुगल्स अपन ने बीच में पढ़े नहीं है, तो उसका वो क्या है, छोटे बच्चों की किताब में चैप्टर रहते हैं तो पढ़ लेंगे बीच में कभी भी। मुगल्स अभी तक वन स्टडी नहीं किए, लेकिन नाम के बनाए हुए कौन कौन से महल वगैरह ये आपने उस चैप्टर में पढ़ लिए। अब उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले आते हैं आपके मुगल्स, ठीक है। मुगल्स के बाद कौन आ गए, ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बाद क्या आ गई थी, डेमोक्रेसी। अब ये डेमोक्रेसी आने में छोटे मोटे साल तो लगे नहीं, कई इयर्स की प्रोसेस लगी पूरी। तो वो इयर्स की प्रोसेस ही यहाँ पर हमको समझनी है। ये स्टार्ट हुई थी डेमोक्रेसी आने की प्रोसेस, पहली लड़ाई 1857 में हुई थी, तो उसके बाद का पूरा अपन को डाटा। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 अब हमको पढ़ना है। इसे बोलते हैं रिबेल्स अंडर राज, द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह, ठीक है, सैन्य विद्रोह, अलग अलग नामों से ये रिवॉल्ट जाना जाता है। अब बेसिकली सर ये समझाओ कि ये है क्या, कब हुआ था, क्यों हुआ था, और इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं इसको। इस विद्रोह की इंपॉर्टेंस इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस के मूवमेंट से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट उस चिंगारी का काम करता है पूरे स्वतंत्रता संग्राम में, जब से ये सारी चीजें शुरू होती हैं। आग तो पूरे देश में लगी हुई थी, ठीक है, पेट्रोल तो पहले से ही डाला हुआ था। इस मूवमेंट ने, इस पूरे मंगल पांडे वाले इंसिडेंट ने और 1857 के जो विद्रोह हुआ था, इसने क्या है, चिंगारी का काम वहां पर जाकर किया कि वो एक चिंगारी लगा दी और पेट्रोल में आग की तरह पूरा भारत जो है उसमें इन्वॉल्व हो गया था। मोस्टली जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, यहाँ जो नाम लिख रखे हैं, इस रिवॉल्ट के सेंटर क्या है, मेरठ, दिल्ली, अवध, कानपुर, झांसी, कलकत्ता, बरेली, ठीक है। एमपी के भी कुछ स्टेट्स हैं इसमें। अब बात करते हैं शुरुआत कहां से हुई थी, आग कहां से लगी थी। सबसे पहले 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे ब्रिटिश आर्मी के ही एक सिपाही थे, ठीक है। किसकी आर्मी के, ब्रिटिशर्स की आर्मी होती थी, उनमें इंडियन सिपाही जो होते हैं उनमें से एक थे कौन, मंगल पांडे। मंगल पांडे को एक शाम को ये पता चलता है कि ब्रिटिश जो है एक नया कार्टेज लेकर आ रहा है। क्या लेके आ रहा है, कार्टेज। कार्टेज बोले तो बंदूक की वो गोली जो एक राइफल में डलती है ना। अब उस टाइम क्या था, उस गोली का एक जो कवर लगा रहता है, ऊपर से एक परत चढ़ी होती है उस पे गोली को, जिससे गोली एकदम ना चल जाए नीचे गिरने पर भी, उसको मुंह से निकालना पड़ता है, ऐसे मुंह से निकालना पड़ता है। अब मंगल पांडे नाम से समझ में आ रहा है कौन है, कट्टर
पंडित, ठीक है। पंडित थे, उन्हें ये चीज पता चली कि इसमें गाय और अपना जो सुअर होता है उसकी चर्बी का यूज किया जाता है। अब वो पांडे और उन्होंने ये सुन लिया, अब उनको आया बहुत जोर से गुस्सा। कवर में, हाँ, कवर में गाय और सुअर की चमड़ी का उपयोग किया जाता है। उनको आया बहुत जोर से गुस्सा और वो गए अपने दो तीन अंग्रेज सिपाहियों के पास इस बात की शिकायत को लेकर। जब वो लेकर गए तो अंग्रेज सिपाहियों ने उनका अपमान किया। गुस्से में आकर उन्होंने दो अफसरों को उनके मार दिया। ये काम करने के बाद वो आ गए वापस अपने सैनिकों के पास और उन्होंने उन सारे सैनिकों को ये बात बताई। तो सैनिक भी उनके साथ हो गए, लेकिन इतने में क्या हो गया, ब्रिटिश आर्मी के जो अफसर थे वो उनको पकड़कर आकर ले गए, उन्हें जेल में बंद कर दिया। अब सिपाहियों में ये बात पानी आग की तरह फैल गई कि भाई मंगल पांडे को ऐसा ऐसा हो रहा है। वो मंगल पांडे को बचाने की योजना बना रहे थे। इतने में क्या हुआ, एक टाइम 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को दे दी गई फांसी। अब उनकी बटालियन के जो दूसरे सैनिक थे मेरठ में, ठीक है, उनके जो जान बचाने के, देखो सैनिकों में पहले ही बात मोस्टली सैनिक क्या थे उस टाइम पे, हिंदू और मुसलमान। मुसलमानों को नफरत होती है सुअर से और हिंदुओं को गाय की चमड़ी। ऑब्वियसली बात है, हमारे लिए पूछनी है, वो उनके लिए एक तरह से बहिष्कार करते हैं वो उसका। तो दोनों ही सैनिकों को इससे प्रॉब्लम हुई और उन्होंने क्या है इस पूरे इस बात में एक आंदोलन का रूप ले लिया। सैनिक गए मेरठ के, कहां पर, वहां के जेल में, ठीक है, जेल में गए। जितने भी सैनिकों को अंग्रेज अफसरों ने पकड़ा था उन्हें वहां से छुड़ाया, सारे हथियार कब्जे में किए, ठीक है। सब कुछ कब्जे में लेने के बाद वो सारे सैनिक कहां पर चले जाते हैं, दिल्ली की तरफ। कहां पर चले जाते हैं, मेरठ से कहां पर, दिल्ली। दिल्ली क्यों जाते हैं वो, क्योंकि दिल्ली में इंडिया का उस टाइम का राजा राज करता था, ठीक है। दिल्ली में उस टाइम का इंडिया का राजा राज करता था। वो राजा नहीं था एक तरह से, वो सिर्फ कठपुतली थी। क्या थी ये, पपेट था ब्रिटिश आर्मी का, ठीक है। ब्रिटिश जैसा कहते थे ना वैसा ही वो खुद करता था। और इसके पहले ब्रिटिश ने, जो लॉर्ड डलहौजी है, अभी आएगा, लॉर्ड डलहौजी ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि अब जो है ये राज जो है मुगल्स का इंडिया पर से खत्म हो जाएगा। इसके बाद जितने भी राजा होंगे बहादुर शाह जफर की पीढ़ी के, वो ऐसा राजा एक्ट नहीं करेंगे, ऐसा राजकुमार उनको एक्ट किया जाएगा। राज किसका रहेगा, अंग्रेजों का, ठीक है। तो ये जो पपेट था, ये तो पपेट पहले से था, बूढ़ा वैसे ही हो चुका था। अच्छी तो मतलब फोटो देखो तो अच्छी खासी गाड़ी है। तो इसने क्या किया, ये सारे सैनिक दिल्ली में चले गए, इसके लाल किले के बाहर जाकर खड़े हुए कि हमें भैया राजा से मिलना है, ठीक है। अब राजा वैसे ही डर के मारे बैठा है। उसने कहा अगर इन लोगों के विद्रोह के चक्कर में अंग्रेज और गुस्सा हुआ है तो ये मेरी और पेंशन वेंशन सब बंद कर देंगे, मतलब मेरी और दुकान बंद हो जाएगी पूरी, मतलब जो कुछ राजपाट में थोड़ा बहुत कुछ बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसने अंदर नहीं जान दिया। काफी ज्यादा प्रेशर बनाने के बाद ये सैनिक जो है अंदर दिल्ली के लाल किले में घुस जाते हैं। लाल किले में घुस जाने के बाद ये बहादुर शाह जफर पर प्रेशर बनाते हैं कि भाई हमने आपको राजा बना दिया, आप राजा ऐसा मतलब जो राजा कंट्रोल कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे राजा बनो और इस आंदोलन के नेता बन जाओ। ये ऑल ओवर इंडिया में अपना आंदोलन अंग्रेजों को भगाने के लिए चला, ठीक है। धीरे धीरे इन लोगों ने संपर्क किया अवध में, ठीक है, कानपुर में नाना साहेब, कलकत्ता में जो नवाब थे अपने, झांसी में झांसी की रानी, ठीक है, मेरठ में तो ऑलरेडी ये विद्रोह चल ही रहा था अपना। अब ये सारी चीजें समझने से पहले कि ये विद्रोह कहां पहला, अपन को ये समझने पड़ेगा कि इसकी रीजंस क्या है। अब के इसके रीजन में, इंस्टेंट रीजन में आता है 8 अप्रैल को 1857 को मंगल पांडे को जो फांसी दी गई, ये जो कार्टेज वाली जो पूरी कहानी मैंने सुनाई, ये इसका इंस्टेंट रीजन रहा, मतलब चिंगारी का काम इसने किया। लेकिन इसके पीछे भी कई सालों से जो रीजन चलते आ रहे हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू यानी रेवेन्यू मतलब का अपन रेवेन्यू का मतलब तो अपन पहले ही समझ चुके हैं क्या होता है इसका मतलब, टैक्स, भू राजस्व। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ठीक है। आपने 3 तरह की पॉलिसीज पढ़ ली पहले। रीजंस क्या थे 1857 के, पहला था आपका रेवेन्यू पॉलिसी, जो सिस्टम जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, हलवारी सिस्टम अंग्रेजों ने लैंड रेवेन्यू के इंट्रोड्यूस किए थे,
वो जनता को भी पसंद नहीं आया, जमींदारों को भी पसंद नहीं आया। इसमें क्या है, जमींदारों का भी नुकसान हो रहा था, उनकी जमीनें जा रही थी, वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे टाइम पे, तो और जनता को भी भारी मात्रा में टैक्स चुकाना पड़ रहा था। सूखा अकाल हो कुछ भी हो, लगान पिक्चर आपने देखी, पूरा वो इस तरह बताया। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री। अंग्रेज अपने साथ अपना राज ही नहीं, एक दूसरी चीज भी लेकर आए, ट्रेड, व्यापार। उनकी फैक्ट्रियों में ज्यादा काम कैसे होता था, मशीन से। कैसे होता था, मशीन से। तो मशीनों ने ले ली हैंडक्राफ्ट की जगह। अब लोग हो गए बेरोजगार, इससे भी लोग बात दुखी थे। फिर उनकी बिजनेस पॉलिसी जो थी, वो यहाँ से क्या करते थे, सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल खरीद के ले जाते थे, जबरदस्ती के सालों पे दुनिया भर के टैक्सेस लगा के। और दूसरा, वहां से फर्निश्ड प्रोडक्ट लेकर आकर यहाँ पर महंगे दामों पे लोगों को बेचते थे। तो इससे क्या हो रहा था, बिजनेस पॉलिसीज में इंडिया को नुकसान हो रहा था। इश्यू ऑफ इंडियन मनी, उन्होंने क्या है, करेंसी भी चेंज कर दी थी। इससे पहले हम मुगलों की करेंसी पर काम कर रहे थे, उन्होंने क्या है, मुगलों का ठप्पा वहां से हटा के पूरे इंडिया की करेंसी जो है चेंज कर दी थी। ट्रायनी ऑफ लैंडलॉर्ड्स, अब क्या था, लैंडलॉर्ड्स जो थे, लैंडलॉर्ड्स मतलब जो जमींदार थे, वो भी इनसे काफी ज्यादा परेशान थे। तो कैसे थे ये तो हम पहले समझ चुके हैं, समझे। ऊंचाई को दो बोला जितने लोग मरे थे। चलो नेक्स्ट आते हैं आपके पॉलिटिकल रीजंस। अब पॉलिटिकल रीजंस ही इस चैप्टर के मेन रीजंस हैं, क्योंकि ये जो अंग्रेजों ने हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज को अपने में मिलाना, राज पे जबरदस्ती अधिकार करना, ये सारी एक्टिविटीज जो अलग अलग राज्यों के साथ की थी, तो राजा जो है दुखी हो गए। और विद्रोह का मेन सेंटर भी यही राजा आगे चल के बने, झांसी की रानी, नाना साहेब, ठीक है, बाजीराव पेशवा के जो वंशज थे, उन सब के। सबसे पहला जो रीजन है इसमें लॉर्ड डलहौजी की ट्रांस इंपीरियल पॉलिसी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी एक ऐसा गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश कंपनी का जो अधिकारी था, सबसे बड़ा अधिकारी, गवर्नर जनरल बोलते हैं उससे। ट्रांस इंपीरियल पॉलिसी उसने लागू करी कि भाई अब जो राजा है वो राजा की तरह एक्ट नहीं करेगा, हम शासन जो है इंडिया का खुद अपने मन से चलाएंगे, राजा सिर्फ क्या करेगा, एक्टिंग करेगा। उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध में क्या था, वहां के जो राजा थे, उस अवध जो पूरा प्रांत था उसको मिलाने की साजिश भी लॉर्ड डलहौजी उस टाइम के गवर्नर जनरल ने ही रची, और अवध को जबरदस्ती अपने राज्य में यानी ब्रिटिश राज में मिलाने की कोशिश की, और फाइनली उसने मिला लिया। इससे भी यहाँ के राजा नाराज हो गए थे। नाना साहेब और लक्ष्मीबाई, ठीक है, नाना साहेब और लक्ष्मीबाई के साथ भी यही हुआ, इनके राज्यों पर ब्रिटिश ने अपना अधिकार जताना चाहा। लक्ष्मीबाई वाले केस में क्या होता है, इनके पति रहते हैं गंगाधर राव, गंगाधर राव की अकाल मृत्यु हो जाती है, वो तो क्या है, झांसी का कोई राजा नहीं हो सकता। अब उस टाइम क्या है, पेट्रोनेज जो चल रहा था वो उसका चल रहा था, राजा का बेटा राजा, लेकिन अब इनके पास कोई राजा था नहीं। तो लक्ष्मीबाई ने ये बोला कि अगर कोई राजा नहीं है तो मत होने दो, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है तो भी मत होने दो, मैं अपना एक गोद लिया हुआ पुत्र को ही राजा बनाऊंगी। लेकिन ये चीज मानने से इनकार कर दिया था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। किस पॉलिसी के थ्रू, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको बोला जाता है हड़प नीति। क्या बोला जाता है, हड़प नीति, जिसके थ्रू राज्य जो है हड़प लिया जाता है ना। और दूसरा है बैड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। कुछ राज्यों को अंग्रेजों ने ये कहकर छुड़ा दिया कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां के राजा अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, जैसे बेगम हजरत महल का आगे सुना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपके सोशल और रिलीजियस रीजंस, ठीक है। सोशल और रिलीजियस रीजंस में पहला है एस्टॉश इन क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या कर रही थी, इनके जो चर्च हैं, इनके जो पादरी हैं, इनके जो फादर्स वगैरह हैं, ये लोगों का धीरे धीरे क्या है, धर्म परिवर्तन करवा रहे थे जबरदस्त। ब्रिटिशर्स कहते थे बाइबल पढ़ो, चर्च में जाओ, ऐसी प्रार्थना करो तो ऐसा होगा वैसा होगा, जिससे क्या है इंडिया की जनता में अपने धर्म के प्रति गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया की जो जनता है, मतलब अपनी जो जनता है, वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने धर्म पर कभी भी अटैक बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए लोगों में नाराजगी थी। एंड ऑफ सती प्रथा कुछ जगह बहुत ज्यादा प्रचलित थी, हालांकि एक गलत प्रथा है, लेकिन किसी प्रथा को बंद कर देना
वहां के लोगों पर असर डालता है, तो इसलिए भी लोग नाराज थे। सी ट्रांजिट, समुद्र से आने वाला जो भी व्यापार हो रहा था, जो भी रास्ते थे, उन पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर रखा था। एनकरेज रिलीजियस कन्वर्सेशन, जो रिलीजियस कन्वर्सेशन थे उनको बढ़ने से क्या है, अंग्रेज सरकार रोकती थी। ठीक है, मतलब लोगों को धार्मिक बातें, धार्मिक अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा, सत्संग वगैरह करने की अनुमति आसानी से नहीं मिलती। उसके बाद आते हैं मिलिट्री रीजंस। तो मिलिट्री रीजंस भी समझने पड़ेंगे अपन को। इसमें क्या होता था, इंसल्ट होती थी सोल्जर्स की, मतलब जो इंडियन सिपाही होते थे उनको एक तो कोई किसी बड़े ओहदे पर नहीं रखा जाता था, किसी को बड़ी पोस्ट नहीं दी जाती थी, दूसरा उनको कई बार इंसल्ट का सामना अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा देखने को मिलता है। आप कोई सी भी पिक्चर देख लो, पुरानी हिस्ट्री के ऊपर उठा के महात्मा गांधी की कोई सी देख लो, भगत सिंह वाली देख लो, आप मंगल पांडे वाली देख लो, सब में आपके इंसिडेंट्स होते हैं, ऐसे सारा ये चैप्टर पूरा दिख जाता है। पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव। ठीक है, तो भेदभाव किया जाता था इंडियन सोल्जर्स के साथ, जिससे सोल्जर्स नाराज थे। पोजेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक साइट, ठीक है, उनको क्या है, ऐसे कंट्रोल में रखा जाता था, उनके लाभ स्ट्रेटजी ऐसे बनाई जाती थी अंग्रेज अधिकारियों द्वारा कि भाई जो इंडियन सोल्जर है वो कभी भी आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, उनके लिए ना तो कोई एग्जाम्स होते थे आगे बढ़ने के लिए, उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता था, ये सारी चीजें को कंट्रोल करके रखते थे। ठीक है, अब इनके कुछ जो कीवर्ड्स हैं ये भी बता देता हूँ। सिपाही म्यूटिनिटी, इसको बोला गया पूरे विद्रोह को, इसका मतलब होता है सिपाही विद्रोह। एनेक्सेशन का मतलब होता है राज्य का हरण कर देना, यानी हड़प करना। ठीक है,